So hello everyone, in this video I will be discussing acute myeloid leukemia and some clinical questions related to it। तो पहले हम एक क्लिनिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे रिलेट करके थ्योरी पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन है 55, जितनी चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखना, लास्ट बाद में उसको थ्योरी से रिलेट करेंगे। 55-year-old मेल विथ फीवर फटीग जनरलाइज्ड वीकनेस एंड bleeding gums for the past 3 weeks presents to his family physician. On examination he has bilateral submandibular lymphadenopathy and hepatosplenomegaly। तो क्या इसको सबमैंडिबुलर लिम्फेडिनोपैथी एंड हिपेटोस्प्लेनोमेगैली। CBC डेमोन्स्ट्रेट डिक्रीज्ड RBC एंड मैच्योर WBCs। तो हमारी क्या है, RBC कम है और मैच्योर WBC कम है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराया तो। उसके बाद द पेशेंट इज़ रेफर्ड टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड अ बोन मैरो एस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग मोर देन 20% माइलोब्लास्ट विथ और रॉड्स दैट आर माइलोपेरोक्सिडेज पॉजिटिव। ये जितने कीवर्ड है इसको ध्यान रखना, अभी जब थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे उससे। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली chromosomal translocation that is responsible for this patient's clinical presentation and lab results। तो हमको इसमें अभी जो ये क्लिनिकल केस है इसमें हमको कीवर्ड्स क्या ध्यान रखने हैं। तो हमारा क्या है, एक 55-year-old मेल है और क्या है, ब्लीडिंग गम्स है फॉर पास्ट 3 weeks, मतलब बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है, अभी की हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री है, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन सब बाइलेटरल सब मैंडिबुलर लिम्फेडिनोपैथी और हिपेटोस्प्लेनोमेगैली है। CBC में डिक्रीज RBC है और मैच्योर WBCs, मतलब ये दोनों डिक्रीज हैं, ठीक है। द पेशेंट इज़ रेफर्ड टू ऑन्कोलॉजिस्ट एंड अ बोन मैरो एस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग, ये याद रखना है, मोर देन 20% माइलोब्लास्ट विथ और रॉड्स दैट आर माइलोपेरोक्सिडेज पॉजिटिव। तो ये चीज़ें याद रखनी इतनी। तो हम अपना आ जाते हैं अभी AML पे। तो हमारा AML क्या है, नियोप्लास्टिक एक्यूमुलेशन ऑफ इमेच्योर माइलॉइड सेल्स मोर देन 20% इन द बोन मैरो। तो हमारा क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ माइलॉइड सेल्स। माइलॉइड सेल्स क्या है, प्रिकर्सर सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइलोब्लास्ट आर यूजली करेक्टराइज्ड, जो ये हमारी माइलॉइड सेल्स जो माइलोब्लास्ट होती हैं, माइलोब्लास्ट क्या होती हैं, देखो एक बार हिमेटोपोइसिस समझा देता हूँ। तो ये क्या है, ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ठीक है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है। इससे हमारी क्या बनेगी, इसमें क्या डिफ्रेंशिएशन होगा। उसके बाद क्या बनेगी, सेल्स हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से क्या बनेगी, माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। फिर हमारा माइलॉइड स्टेम सेल से क्या बनेगा, मेगाकैरियोब्लास्ट, उससे क्या बनेगी, मेगाकैरियोसाइट, उससे क्या बन जाएगी, प्लेटलेट्स। उसके बाद क्या बना, उसके बाद हमारा प्रोइरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, माइलॉइड स्टेम सेल से प्रोइरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, उससे क्या बनेगा, रेटिकुलोसाइट, उसके बाद इरिथ्रोसाइट, मतलब RBC बन गई, ये अपना हो गया। उसके बाद हमारी क्या, उसी से माइलॉइड स्टेम सेल से क्या बनेगी, माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट से क्या बनेगी, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल। उसके बाद हमारी क्या बनी, मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट से क्या बनेगा, मोनोसाइट, ये हो गया। ये हमारा क्या बने, माइलॉइड स्टेम सेल से इतने बने। हमारा लिम्फोइड स्टेम सेल से क्या बनेगा, लिम्फोसाइट, तो उसके प्रिकर्सर क्या है, लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट के बाद क्या बनेगा, लिम्फोब्लास्ट से क्या बनेंगे, लिम्फोसाइट और NK सेल्स। ये हिमेटोपोइसिस है, इसको अभी पिछली वीडियो ALL वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो अगर यहाँ पे समझ नहीं आया हो तो वहाँ पे अच्छे से एक बार समझ लेना। तो हमारा ये क्या है, AML है, ठीक है। तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, मतलब इसमें जो ल्यूकीमिया होगा, मतलब ल्यूकीमिया में क्या हो जाएगा, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा माइलॉइड मतलब ये माइलॉइड स्टेम सेल है ना, तो इस लीनिएज, मतलब जो कैंसर में जो सेल्स हमारी बढ़ेंगी है ना, जिनका प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होगा, वो माइलॉइड स्टेम सेल लीनिएज की होंगी। मतलब या तो वो क्या हो सकती हैं, मेगाकैरियोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट या मोनोब्लास्ट, है ना। और ये एक्यूट है ना, एक्यूट है मतलब प्रिकर्सर सेल्स का होगा। जो हमारा क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो मैच्योर सेल्स, ये तो भी इमेच्योर सेल्स हैं, है ना, ये भी इनका मैच्योरेशन होगा। तो जैसे मोनोब्लास्ट का मैच्योरेशन हो तो मोनोसाइट बन गया, माइलोब्लास्ट से क्या बनेगा, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल।
हमारा इरिथ्रोब्लास्ट से क्या बनेगा, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी। और मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बनेगा, मेगा कैरियोसाइट और प्लेटलेट्स, है ना। तो ये हमारा क्या था, एक्यूट है। एक्यूट, अब इसको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया क्यों बोल रहे हैं, है ना। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया इसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन रहेगा वो एक्यूट रहेगा, ठीक है। मतलब पेशेंट बहुत लंबी हिस्ट्री के साथ नहीं आएगा, उसको अचानक से सिम्टम्स आने लगेंगे किसी चीज़ के, उसको प्रॉब्लम आएगी तो वो डॉक्टर के पास आएगा। एक्यूट मतलब रेपिडली प्रोग्रेसिव कैंसर्स हैं, क्योंकि ये माइलॉइड, मतलब ये देखो माइलॉइड है ना, मतलब ये प्रिकर्सर सेल्स हैं। प्रिकर्सर सेल्स में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट, अभी वो अच्छे मतलब पूरी मैच्योर नहीं, इमेच्योर सेल्स हैं। तो इनमें क्या है, ये इनमें क्या है, इनमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी, प्रोलिफरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, है ना। तो इसलिए ये एक्यूट, इनका ऑनसेट क्या होता है, एक्यूट होता है। जो हमारा क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं, जैसे हमारा क्रॉनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया हो गया, तो हमारा क्या है, मैच्योर सेल्स का कैंसर है। तो मैच्योर सेल्स है, वो मैच्योर है, तो उनमें उनमें क्या होगा, डिवीज़न कम होगा। तो डिवीज़न कम होगा तो जो हमारा कैंसर है बहुत स्लो प्रोग्रेस करेगा। इतना समझ आता है। तो अभी हम देखते हैं तो क्या है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या है, न्यूप्लास्टिक एक्यूमुलेशन ऑफ इमेच्योर माइलॉइड सेल्स। और कितना होना चाहिए, मोर देन 20% इन द बोन मैरो। नॉर्मली कितना होता है, 2 to 5%। जो हमारी लिम्फोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट होती हैं उनका बोन मैरो, है ना, 2 to 5% होता है। लेकिन कैंसर में क्या होगा, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में जो हमारी इमेच्योर माइलॉइड सेल्स है, ठीक है ना, लिम्फोइड नहीं, माइलॉइड सेल्स मोर देन 20% इन द बोन मैरो। माइलोब्लास्ट जो हमारी प्रिकर्सर सेल्स हैं, ठीक है। माइलोब्लास्ट आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय पॉजिटिव साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग फॉर माइलोपेरोक्सीडेज। तो हमारा क्या है, जो माइलोब्लास्ट होती हैं, है ना, जो हमारा ये भी हमने देखा था, देखो ये जो माइलॉइड स्टेम सेल है, इससे क्या बना, मेगा कैरियोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट। तो हमारी जो माइलोब्लास्ट की सीरीज़ है, जो हमारी अभी ये माइलोब्लास्ट वाली सीरीज़ है, ये वाली सीरीज़ माइलोब्लास्ट वाली सीरीज़, तो इसमें क्या होता है, माइलोपेरोक्सीडेज होता है। तो उसको हम कैसे स्टेन कर सकते हैं, है ना, किससे, पॉजिटिव साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग फॉर माइलोपेरोक्सीडेज। हमारा जो कैंसर हो सकता है वो किसी भी लीनियज का हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो माइलोपेरोक्सीडेज है, जो हमारा माइलोपेरोक्सीडेज है, वो अगर हमारा जो माइलोब्लास्ट का कैंसर हुआ, जो इस लीनियज का हुआ, होने को तो मतलब इसके कई टाइप्स होते हैं, AML के कई टाइप्स होते हैं, फैब क्लासिफिकेशन होता है, उसमें कई टाइप्स होते हैं। तो किसी में मोनोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन ज़्यादा होता है, किसी में एरिथ्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन ज़्यादा होता है, किसी में मेगा कैरियोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन ज़्यादा होता है, और किसी में हमारे ये मोनोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन ज़्यादा होता है। तो जो मोनोब्लास्ट लीनियज वाले होती हैं सेल्स, उनमें क्या होता है, उनमें हमारा क्या है, माइलोपेरोक्सीडेज मिलता है, ठीक है। तो हमारा माइलोपेरोक्सीडेज उनमें, तो हम उसको स्टेन करके पता कर सकते हैं कि हाँ ये हमारी माइलोब्लास्ट है, क्या है, माइलोब्लास्ट। इतना हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, क्रिस्टल एग्रीगेट्स ऑफ MPO मे बी सीन एज ऑरॉड्स। तो ये हमारा ऑरॉड्स क्या होता है, क्रिस्टल एग्रीगेट्स ऑफ माइलोपेरोक्सीडेज। ये हमारा माइलोपेरोक्सीडेज क्या होता है, माइलोब्लास्ट की साइटोप्लाज्म में होता है, ये एंजाइम होता है। तो जब ये कभी कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब पेरीफेरल ब्लड में देखते हैं तो ये माइलोपेरोक्सीडेज के एग्रीगेट्स दिखते हैं, किस फॉर्म में, ऑरॉड्स के फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया ऑरॉड्स, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ऑरॉड्स कैसे दिखेगी, ये नीडी लाइक स्ट्रक्चर्स, ये नीडी लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना इसमें, ये ऑरॉड्स हैं, बहुत कॉमन है, ठीक है। ये क्लिनिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आता है। तो हमारा जो ये ऑरॉड्स नीडल शेप दिख रहे हैं ना, ये हमारे ऑरॉड्स। तो हमारा ये हो गया, ऑरॉड्स का कॉन्सेप्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, मोस्ट कॉमनली अराइजेज इन ओल्डर एडल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल केसेस में हम एज से भी बहुत ज़्यादा पता कर सकते हैं। अगर AML का केस आया, क्वेश्चन आया, तो उसमें उसकी एज से पता कर सकते हैं। जो ल्यूकीमिया होता है उसमें एज याद होना बहुत ज़रूरी है। तो एवरेज एज क्या है, 50 to 60 ईयर्स, है ना। मोस्ट कॉमनली अराइजेज इन ओल्डर एडल्ट्स। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद हम माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो हमारा ALL होता है, ठीक है, ALL होता है वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है। उसमें क्या होती है, लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा होती हैं। और हमारा जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, तो इसमें क्या है, माइलॉइड लीनियज की सेल्स जितनी, प्रोइथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, ये सब ये इनका कैंसर होता है। इसमें इनका बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन होता है। तो एक हमारा लिम्फोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो हमारा एक तो सबसे इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर क्या हो गया, और रॉड्स, ये
नीडल शेप दिख रहा है ना, और रॉड्स, ये किस में मिलेगा, माइलोब्लास्ट में, जबकि लिम्फोब्लास्ट में कोई रॉड्स नहीं है। तो एक तो इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो अगर ये पेरिफेरल ब्लड में इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, इनकी साइज़ देखो बिल्कुल इक्वल है, मतलब साइज़ से तो हम पता कर ही नहीं सकते। और इनका ये लगभग पूरा जो सेल का, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये लगभग पूरे सेल का वॉल्यूम ही कवर कर लेता है। तो ये लार्ज सेल्स होती हैं, लार्ज सेल्स हैं क्योंकि ब्लास्ट हैं, ठीक है, लार्ज सेल्स हैं और इमेच्योर सेल्स हैं। तो इनमें क्या है, प्रोलिफरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर हमारा जो माइलोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट में क्या, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना, ये ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ना, पिंक पिंक ग्रेन्यूल्स, ये हो गया। तो लिम्फोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ऐसे। इन माइलोब्लास्ट में क्या होता है, साइटोप्लाज्म रिलेटिवली ज़्यादा होता है किसके, लिम्फोब्लास्ट के, इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, इसमें रिलेटिवली ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्म माइलोब्लास्ट में लिम्फोब्लास्ट के कंपेरिजन में। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हमारा क्या है, इसमें AML में फैब क्लासिफिकेशन होता है, किसका, लिम्फोइड लीनियस का कैंसर है ना। तो हमारा इसको क्लासीफाई करा गया कैसे, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 करके। तो M0 क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए अच्छे से। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि M3 टाइप है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। तो इसमें क्या प्रीडोमिनेंट सेल्स क्या होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रोमाइलोसाइट होती है हमारी, जैसे हमारा माइलोब्लास्ट था, ठीक है, जैसे मान लो हमारी जो यहाँ पे जैसे हमारी माइलोब्लास्ट रहती है, ठीक है, फिर ये क्या होती है, इनका मैचुरेशन होता है तो क्या बनती हैं, ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, योसिनोफिल, ठीक है। तो हमारी जो इसमें M3 टाइप है उसमें ये प्रोमाइलोसाइट होती है, इसका बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन होता है। तो ये हो गया हमारा एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, M5 टाइप का एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया। इसमें क्या है, मोनोब्लास्ट का बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन होता है। जो हमारे ये मोनोब्लास्ट है ना, इनका बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन होने लगता है तो इनका कैंसर हो जाता है। उसके बाद हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट टाइप है, एक ये M7। इसके बारे में अपने को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बाकी के बारे में बस हमको नाम याद होना चाहिए। तो एक्यूट मेगा कैरियोसिटिक ल्यूकीमिया, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी मेगा कैरियोब्लास्ट जो हमारी प्लेटलेट की प्रिकर्शन है, मेगा कैरियोब्लास्ट, इनमें इनका बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाता है। और ये देखो, ये तीनों सेल्स, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट, ये क्या है, ये सारी क्या है, माइलॉइड लीनियज की सेल्स है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है। तो हमारा फैब क्लासिफिकेशन में ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है, M2 टाइप होता है। तो इसके बारे में हमको बस इतना पता होना चाहिए कि सबसे मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है, M2 टाइप, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। तो हमारा M0 क्या होता है, मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड AML। M1 क्या होता है, AML विदाउट मैचुरेशन। M2 क्या होता है, AML विथ मैचुरेशन। M3 हमारा एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। M4 एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया। M5 एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया। M6 एक्यूट एरिथ्रोल्यूकीमिया एंड M7 एक्यूट मेगाकैरियोसिटिक ल्यूकीमिया। तो इन सब के नाम याद होने चाहिए, लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको इसमें इंपॉर्टेंट टाइप कौन कौन से है, M3, M5 एंड M7। तो अभी हम देखते हैं इनको एक एक करके, ये इंपॉर्टेंट टाइप्स जो होते हैं। तो हमारे जो हाइल्ड सब टाइप्स हैं क्या है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया M3 टाइप था, एक्यूट मोनोसिटिक M5 टाइप था, और एक्यूट मेगाकैरियोसिटिक क्या था, M7 टाइप था। तो अभी इनके बारे में पूरा देखते हैं। तो हमारा जो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया है M3 टाइप है ना, तो इसके बारे में हमको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांसलोकेशन 15-17। तो ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसलोकेशन 15-17 की वजह से क्या होता है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है नीचे, विच इन्वॉल्व्स ट्रांसलोकेशन ऑफ रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स RAR रिसेप्टर्स ऑन क्रोमोसोम 17 टू क्रोमोसोम 15। तो हमारा ट्रांसलोकेशन किसका है, जो हमारे ये रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर जीन होते हैं उनका ट्रांसलोकेशन हो जाता है, कहाँ से कहाँ, टू क्रोमोसोम 17 टू 15। तो इसलिए इसको क्या बोला, ट्रांसलोकेशन 15-17। तो ये रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलोकेशन ऑफ रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स। ये रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स में क्या बाइंड होगा, विटामिन ए बाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा RAR डिसरप्शन। तो इसमें क्या, ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या हो गया, जो हमारा रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर है उनका डिसरप्शन हो गया, तो उनकी वजह से क्या होगा, विटामिन ए ब्लॉक हो जाएगा, बाइंड नहीं हो पाएगा प्रोमाइलोसाइट से,
और प्रोमाइलोसाइट्स जो होती हैं तो उनमें क्या है, विटामिन ए का काम क्या होता है, उनमें मतलब विटामिन ए उनसे बाइंड होकर ये मैचुरेशन में हेल्प करता है। तो जब ये आर जो हमारे रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स हैं, तो अगर इनका डिस्ट्रप्शन हो गया तो उनसे विटामिन ए बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जो हमारा प्रोमाइलोसाइट्स वो हमारी मैच्योर नहीं होंगी, तो उनका क्या होगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा, तो उसको कैंसर बोलते हैं, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। Abnormal promyelocytes contain numerous primary granules that increase the risk of DIC। तो हमारे क्या है, ये जो प्रोमाइलोसाइट्स होती हैं इनमें क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रैन्यूल्स। तो ये प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो इनमें क्या होता है, ये इंक्रीज रिस्क ऑफ DIC। तो हमारा प्रोमाइलोसाइट्स हैं तो वो नॉर्मली प्रेजेंट है, तो उसमें हमको रिस्क नहीं है DIC का। लेकिन जब इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई, तो ये ग्रैन्यूल्स क्या है, ग्रैन्यूल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसका क्या हो गया, हमारा DIC का रिस्क हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। तो रिस्क ऑफ DIC किस में होता है, M3 टाइप में, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में। फिर ट्रीटमेंट इसका क्या है, ट्रीटमेंट इज़ विथ ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड या एट्रा और विटामिन ए डेरिवेटिव। तो हम इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं, एट्रा देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट के लिए, इसकी वजह से इसका प्रोग्नोसिस क्या है, अच्छा होता है, गुड प्रोग्नोसिस एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया का। तो क्या करते हैं ये एट्रा, क्या करते हैं, विच बाइंड्स टू द आल्टर्ड रिसेप्टर। जो हमारे RAR का डिस्ट्रप्शन हो गया था रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर का, जो आल्टर्ड रिसेप्टर बन गए थे, तो एट्रा क्या करता है, उनसे बाइंड कर लेता है, विच बाइंड्स द आल्टर्ड रिसेप्टर्स एंड कॉजेज द ब्लास्ट्स टू मैच्योर। मैच्योरेशन हो गया प्रोमाइलोसाइट्स में, तो वो एक्यूमुलेट नहीं होंगी, तो उनका मैच्योरेशन हो गया, तो वो मैच्योर होंगी धीरे धीरे, फिर लास्ट में क्या हो जाएंगे, डाई, मतलब उनकी वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा इतना ख़त्म। तो हमारा M3 टाइप हो गया। फिर हमारा M5 टाइप, एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया। तो एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया में क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ मोनोब्लास्ट्स, है ना। तो हमको पता है MPO जो होता है, माइलो पेरोक्साइडेज, वो केवल किस में होता है, माइलोब्लास्ट्स में, है ना, माइलोब्लास्ट्स में। तो ये क्या है, जो हमारा दिखाया था पहले ये, है ना। तो हमारी जो माइलोब्लास्ट होती है इनमें MPO होता है ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मोनोब्लास्ट है, इन सब में प्रोएरिथ्रोब्लास्ट और मेगाकैरियोब्लास्ट, इनमें MPO नहीं होता है। तो यहाँ पे यही बोला है, जो हमारा एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया यूजुअली लैक MPO, एंड इसमें जो मोनोब्लास्ट्स होती हैं, ब्लास्ट कैरेक्टरिस्टिकली इनफिल्ट्रेट गम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, इसमें गम्स की हाइपरट्रॉफी होती है। तो पेशेंट अगर हमारे पास आएगा तो गम हाइपरट्रॉफी हुई उसका, है ना, गम्स हाइपरट्रॉफी के साथ प्रेजेंट करेगा अपने को। तो कैसा होता है गम्स हाइपरट्रॉफी, ये बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी आती है गम्स में, ये ठीक है। तो ये किसमें, M5 टाइप में गम हाइपरट्रॉफी मिलती है हमको। और क्या होता है ना, ये इसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये। फिर हमारा क्या है, M7 टाइप में क्या है, एक्यूट मेगाकैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इसमें क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ मेगाकैरियोब्लास्ट्स। इसमें क्या बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन आएगा मेगाकैरियोब्लास्ट्स का, लैक MPO, है ना, माइलोब्लास्ट तो है नहीं, तो ये क्या है, मेगाकैरियोब्लास्ट है, तो इसमें MPO नहीं होगा। और फिर क्या है, एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि डाउन सिंड्रोम किससे एसोसिएटेड है। तो AML M7, है ना, तो ये याद होना चाहिए। यूजली अराइजेज बिफोर द एज ऑफ 5। और क्या होता है डाउन सिंड्रोम में, ALL, वो भी हो सकता है डाउन सिंड्रोम में। फैक्टर्स क्या क्या है, एक्सपोजर टू रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइलो प्रोलिफरेटिव सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम में क्या है, AML M7, अभी पहले देख लिया। ये नीचे के दो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम और प्रायर कीमोथेरेपी। मतलब कोई और कैंसर था, उसको ट्रीट करा, उसकी वजह से क्या हो गया, AML हो गया, प्रायर कीमोथेरेपी, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी AML। अगर कीमोथेरेपी देने के बाद AML हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी AML। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या है, एक्सपोजर टू रेडिएशन, माइलो प्रोलिफरेटिव सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स एंड प्रायर कीमोथेरेपी। एग्जाम्पल जैसे एल्काइलेटिंग एजेंट्स हो गए। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल फीचर्स। इससे क्लिनिकल फीचर्स मतलब कई हद तक ALL के जैसे ही हैं, ठीक है। एनीमिया होता है, एनीमिया हो गया विथ एसोसिएटेड साइन सिम्टम्स। ये एनीमिया क्यों हुआ, मतलब इनमें जो पेशेंट होते हैं
ALL के AML के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारा इनका ये माइलॉइड स्टेम सेल लीनियर्स का है, इसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाता है। जैसे मेगा कैरोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन हो गया, या माइलोब्लास्ट का हो गया, या मोनोब्लास्ट का हो गया। तो हमारी जो बाकी और सेल्स जो बन रही थी, बाकी और सेल्स कैसे, जैसे हमारी लिम्फोसाइट्स हो गई, मतलब जब इनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो हमारी जो बोन मैरो में नॉर्मल सेल्स हो गई, जैसे WBC हो गई, RBC हो गई, है ना, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, जो हमारी नॉर्मल सेल्स थी, तो उनको कौन रिप्लेस कर देगा, ये कैंसरस सेल्स, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, मेगाकैरोब्लास्ट, प्रोइथ्रोब्लास्ट। तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड में भी RBC, WBC और ये सब जब बोन मैरो में ही नहीं है तो ब्लड में भी कम हो जाएंगे। तो हमारा ये इसके क्लिनिकल फीचर्स वही होंगे, क्या होगा, एनीमिया। एनीमिया में क्या होगा, डिस्निया, पैलर, फटीग, एनीमिया हो जाएगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों, न्यूट्रोपीनिया, है ना। सारी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो बोन मैरो में रिप्लेस आएंगी कैंसरस सेल्स से। तो हमको क्या, कई सारे इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, UTI, सेलुलाइटिस, फेरेंजाइटिस, ईसोफेजाइटिस, है ना, ये हो गया। फिर हमारा क्या, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो उसके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीडिंग्स हो गया, ब्लीडिंग एट पंक्चर साइट्स, पेटिकी परप्यूरा एकाइमोसिस, ये हो गया। फिर हमारी क्या है, कैंसरस सेल्स किसको इन्वेट करेंगे, स्प्लीन को, तो स्प्लीनोमेगेली हो जाएगी, हिपेटोमेगेली हो गई, लिम्फेडिनोपैथी। जो हमारी कैंसरस सेल्स थी बोन मैरो में, अब वो कहाँ जाएंगे, स्प्लीन में, हमारे लीवर में, लिम्फ नोड्स में। फिर हमारा क्या है, जो हमारा बोन मैरो में बहुत ज़्यादा ये कैंसरस सेल्स का क्या, बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, बोन मैरो एक्सपेंशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बोन एंड जॉइंट पेन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ पेरिओस्टियम, ठीक है, ये हो गया। डिफ्यूज और फोकल न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन, ये जो कैंसरस सेल्स हैं हमारी क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके कहाँ जाएंगी, ब्रेन में जाएंगी, उसकी वजह से मेनिंजाइटिस, सीजर्स ड्यू टू CNS इन्वॉल्वमेंट। हमारा फिर क्या है, स्किन नोड्यूल्स। स्किन नोड्यूल्स क्या होते हैं, ल्यूकीमिया क्यूटिस। अभी ल्यूकीमिया क्यूटिस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। AML में हमको ल्यूकीमिया क्यूटिस मिलता है। होता है क्या है, ये हमारा ल्यूकीमिया क्यूटिस, है ना, ये क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ ल्यूकीमिया, वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी नियोप्लास्टिक वाइट ब्लड सेल्स हैं, फाउंड इन द बोन मैरो मे बिगिन टू फिल्टर इनटू द लेयर्स ऑफ स्किन। तो क्या बोल रहे हैं, जो हमारी नियोप्लास्टिक सेल्स जो बोन मैरो में थी वो क्या करेंगे, स्किन की लेयर्स को इन्वेट करेंगे, रिजल्टिंग इन लीजन्स। इट लुक्स लाइक रेड ब्राउन टू पर्पल फर्म बम्स और नोड्यूल्स एंड रिप्रेजेंट्स द ल्यूकीमिया सेल्स डिपोजिटिंग इन द स्किन। मतलब वही है कि हमारी स्किन सेल्स क्या, हमारी जो न्यूप्लास्टिक सेल्स थी AML की, वो स्किन के लेयर्स को इन्वेट करेंगे, और ये हमारे जो लीजन्स होंगे कैसे होंगे, बम्पी लीजन्स होंगे या नोड्यूल्स के फॉर्म में होंगे, रेड ब्राउन या पर्पल होंगे। जैसे इसका एक डायग्राम है, मतलब इसका ये हो गया, ये है ना, ये लंपी लीजन्स है ना, बम्प्स दिख रहे हैं नोड्यूल के फॉर्म में, ये तो ये हमारे क्या है, ल्यूकीमिया क्यूटिस, ठीक है, ये हो गया। बाकी हमारे क्लिनिकल फीचर्स और क्या क्या रह गए थे, तो स्किन नोड्यूल्स हो गया, हमारे ल्यूकीमिया क्यूटिस हो गया, हमारा DIC किस में, M3ALL में होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि DIC हमारा कौन से फॉर्म के AML में होता है, तो M3 फॉर्म में, ठीक है। फिर हमारा जिंजिवल हाइपरट्रॉफी किस में था, M5 AML में, है ना, गम्स जो हमारी न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं वो गम्स को इन्फिल्ट्रेट कर देती हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, जिंजिवल हाइपरट्रॉफी। ये हमारी क्या होगी, जिंजिवल हाइपरट्रॉफी, जिंजिवल हाइपरट्रॉफी विथ ब्लीडिंग, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जो हमारा M5 टाइप है, हमारा M5 टाइप है, इसमें जिंजिवल हाइपरट्रॉफी विथ ब्लीडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा फेनिटोइन का एडवर्स इफेक्ट क्या था, जिंजिवल हाइपरट्रॉफी था, लेकिन उसमें ब्लीडिंग नहीं होती, इसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, क्लिनिकल फीचर्स हो गए हमारे, ये हो गया हमारा AML का डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। जो हमारा अब ल्यूकीमिया है तो क्या है, जो हमारी कैंसरस सेल्स हैं वो क्या, बोन मैरो से क्या ब्लड में आ जाएंगी, तो इंक्रीज ल्यूकोसाइट्स, है ना, एंड एनीमिया। फिर हमारा बोन मैरो स्मीयर बनाएंगे, है ना, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, बोन मैरो एस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन चॉइस है। तो हमारे बोन मैरो एस्पिरेशन में क्या होना चाहिए, मोर देन 20% माइलोब्लास्ट, मतलब माइलोब्लास्ट हो सकती है, फिर मोनोब्लास्ट या मेगाकैरियोब्लास्ट कुछ भी, है ना, मोर देन 20% ब्लास्ट होनी चाहिए, ये हो गया।
फिर हमारा माइलोब्लास्ट, जो हमारा माइलोब्लास्ट का जो सीरीज़ था, माइलोइड स्टेम सेल से हमारा माइलोब्लास्ट बना था, उसमें क्या होता है और रॉड्स मिलते हैं। तो ये इससे हमारा क्या डायग्नोसिस में, जैसे पेरिफेरल स्मीयर बनाया या फिर जो हमारा बोन मैरो का स्मीयर बनाया, उसमें हमारी और रॉड्स अगर दिख गई, जो सेल्स होंगी मैच्योर लार्ज ब्लास्ट होंगे, जो ब्लास्ट सेल्स होंगे उनमें और रॉड्स होंगे, एग्रीगेट्स ऑफ माइलोपेरोक्सिडेज। तो ये हमारा डायग्नोसिस से बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो हमने पहले देखा था, अब उसको थ्योरी से रिलेट करते हैं। तो हमारा क्या है, 55 ईयर ओल्ड मेल है, तो हमको पता है ये मोस्ट कॉमनली कब होता है, 40 से 60 साल के बीच में। तो 55 ईयर ओल्ड मेल है। फीवर क्या है, फीवर न्यूट्रोपीनिया है, तो इन्फेक्शन हो गया तो उसके वजह से फीवर हो गया। फटीग एनीमिया की वजह से, जनरलाइज्ड वीकनेस, ये सब एनीमिया के सिम्टम्स हैं। ब्लीडिंग गम्स है ना, ब्लीडिंग गम्स क्यों हो सकते हैं, या तो उसको क्या था, M5 टाइप का है ना, M5 AML में क्या था, जिंजिवल हाइपरट्रोफी और गम ब्लीडिंग था। या फिर हमारा गम ब्लीडिंग का एक और रीज़न क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि उसका एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया था, मतलब हो जाता है AML के पेशेंट्स को। तो हमारा क्या है, गम ब्लीडिंग्स अभी होल्ड करते हैं। ठीक है, नीचे देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो 55 ईयर ओल्ड मेल है, फिर फीवर, फटीग, जनरलाइज्ड वीकनेस एंड ब्लीडिंग गम्स फॉर पास्ट 3 वीक्स। तो हमारा क्या है, एक्यूट ऑनसेट है ना, पास्ट 3 वीक्स से उसको ये सब प्रॉब्लम है। तो हमारे एक्यूट ऑनसेट है ना। क्रॉनिक में क्या होता है, बहुत लंबी हिस्ट्री रहता कि मतलब 6 महीने से 1 साल से ऐसा उसको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं। पास्ट 3 वीक्स प्रेजेंट्स टू हिज फैमिली फिजिशियन। ऑन एग्जामिनेशन ही हैज़ बाईलैटरल सबमैंडिबुलर लिम्फेडिनोपैथी एंड हिपैटोस्प्लीनोमेगेली। तो हमारे क्या क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं लिम्फेडिनोपैथी और हिपैटोस्प्लीनोमेगेली, क्यों हमारी कैंसर क्या होंगी, लिम्फ नोड और हमारे लीवर स्प्लीन को इन्वेट करेंगे, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा। जो हमारे कंप्लीट ब्लड काउंट डेमोन्स्ट्रेट डिक्रीज आरबीसी, मतलब एनीमिया है, और मैच्योर डब्ल्यूबीसी, मैच्योर डब्ल्यूबीसी कम है। ठीक है, जो हमारी इमेच्योर डब्ल्यूबीसी होंगी उनका काउंट बहुत ज़्यादा होगा ब्लड में। द पेशेंट इज़ रेफर्ड टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट। अब बोन मैरो एस्पिरेशन इज परफॉर्म। बोन मैरो एस्पिरेशन क्यों करा, क्योंकि यही उसको लग रहा है, जो फिजिशियन है उसको लग रहा है, ऑन्कोलॉजिस्ट उसको लग रहा है कि इसको ML हो सकता है, तो उसको कंफर्म करना है। तो क्या करेगा, बोन मैरो एस्पिरेशन। तो बोन मैरो एस्पिरेशन में क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिंग मोर देन 20% माइलोब्लास्ट्स है ना। माइलोब्लास्ट खुद ही बोल दिया कि हमारी जो ब्लास्ट्स हैं मोर देन 20% है और माइलोब्लास्ट्स हैं। तो हमारा इससे क्या हो गया, हमारा AML का बन गया वो डायग्नोसिस की, AML है इसको, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया विथ और रॉड्स हैं। और रॉड्स किस में मोस्ट कॉमनली, और रॉड्स किस में होते हैं, M3 टाइप में है ना, M3 टाइप में, दैट आर माइलोपेरोक्सिडेज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा बोल रहा है हमारा और रॉड्स और माइलोपेरोक्सिडेज पॉजिटिव है, तो ये हमारा M3 टाइप में था। ठीक है, ये होता है। हमारे ये गम ब्लीडिंग है, यहाँ पे क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि M7 टाइप जिसमें जिंजिवल हाइपरट्रोफी और गम ब्लीडिंग था, उसमें हमारे और रॉड्स और माइलोपेरोक्सिडेज नहीं मिलते हैं। तो ये हमारा गम ब्लीडिंग का रीज़न यहाँ पे क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है ना कि वो M7 टाइप वाला जिंजिवल हाइपरट्रोफी और गम ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये हमारी और रॉड्स हो गई। तो हमारा क्या हो गया इससे, हमारा डायग्नोसिस की M3 टाइप ऑफ AML है। ठीक है, M3 टाइप ऑफ AML है, तो हमारा डायग्नोसिस हो गया। तो क्या पूछा, व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन पूछा है। तो हमारा क्या M3 टाइप है, तो हमारा M3 टाइप में क्या था, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। M3 टाइप में हमारा एक्यूट जो हमारा प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया था, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, उसमें कौन सा ट्रांसलोकेशन था, 15-17। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हमारा लास्ट ऑप्शन 15-17 है ना। इजी क्वेश्चन था, बस ये देखने में, ये कोई क्लिनिकल क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं, बस इसमें कीवर्ड्स होते हैं, बहुत इजी होते हैं, वो याद होना चाहिए बस। थ्योरी अगर अच्छे से आती है तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमारा ये क्लिनिकल क्वेश्चन हो गया। अभी हमारे पास क्या है, 4-5 क्लिनिकल क्वेश्चन और है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अभी जो 5 MCQ बचे हुए हैं हमारे, है ना, ये भी 5 MCQ बचे हुए हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो उसको भी, वो वीडियो भी देख लेना, तो उससे क्या ये टॉपिक AML पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो इसमें AML की थ्योरी बताई है उसमें मतलब उस पूरा ऑथेंटिक सोर्स है, उसमें पूरा अच्छे से याद कर सकते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख सकते हो। और नेक्स्ट नीट PG किसी के लिए पूरे रॉबिन्स के वर्ड्स हैं वो पूरे, है ना, पूरी थ्योरी उसी से बनाई हुई है, तो पूरा ऑथेंटिक सोर्स है, तो उसमें कुछ अपने से ऐड नहीं किया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।